वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास नीमोसाइट 2 होते हैं, टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर होती है लेमिलर बॉडीज़ जहाँ से सरफेक्टेंट रिलीज़ होता है। ठीक है, सरफेक्टेंट जो है वो बेसिकली हमारी जो सरफेस टेंशन होती है उसको कम करता है। जो नॉर्मली फिजियोलॉजी है, सरफेक्टेंट हमारे पास रिलीज़ होता है लेमिलर बॉडीज से जो कि टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं। तो सरफेक्टेंट जो है वो रिलीज़ होकर जो टेंशन होती है, सरफेस टेंशन एल्वियोलाई के अराउंड, उसको कम करता है। ठीक है, तो इस सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, होता ये है कि न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर जो बेबी की बर्थ होती है उसके अंदर जो सरफेक्टेंट होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। अगर फॉर एग्जांपल सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या कौन कौन सी सिम्टम्स हमारे पास शो हो सकती हैं, हमने ये देखना है। ठीक है, सरफेक्टेंट की जब डेफिशिएंसी होगी या डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हमारे पास सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है तो उसके अराउंड फॉर एग्जांपल अगर टेंशन बढ़ रही होगी या इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास कंप्लाइंस है लंग की, कंप्लाइंस कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कंप्लाइंस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द एल्वियोलाई या ओपनिंग ऑफ द लंग। अगर फॉर एग्जांपल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो रही है तो उसकी कंप्लाइंस जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, कंप्लाइंस डिक्रीज होती है। एक होता है कंप्लायंस, एक होता है रिक्वाइल। ठीक है, तो रिक्वाइल और कंप्लायंस जो है एक दूसरे के एंटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल एक टेंडेंसी जो है एल्वियोलाई की कोलैप्स करने की जो है उसको हम इलास्टिक नेचर कहते हैं। ठीक है, ये इलास्टिसिटी होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक एल्वियोलाई की कोलैप्स ना करके एक्सपेंड करने की जो नेचर होती है उसको हम कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, फॉर एग्जांपल सरफेक्टेंट जो है हमारे पास अगर डाउन हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो रही होगी, उससे कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज होगा। अगर हमारे पास कंप्लायंस डिक्रीज होगा तो हमारे पास एल्वियोलाई के कोलैप्स करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो एल्वियोलाई के जो है वो एल्वियोलाई जो है वो ज़्यादा कोलैप्स करेगी। ठीक है, इसके कोलैप्स करने से जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, जो मेन चीज़ है काजेज़ ये हो सकती हैं, या रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, वो है कि प्री मेच्योर बेबी। अगर फॉर एग्जांपल बेबी जो है वो प्री मेच्योर की उसकी बर्थ हुई है, प्री मेच्योर का मतलब जो उसकी नॉर्मल गेस्टेशन एज थी उससे पहले बेबी की डिलीवरी हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली है वो 37 वीक्स टू 42 वीक्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट बुक्स वेरी करती हैं लेकिन मेनली यही है 37 टू 42 वीक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बेबी है जो हमारे पास 35th वीक में उसकी बर्थ हो गई है। ठीक है, एक बेबी है जिसकी हमारे पास 36th वीक में हो गई है या 34th वीक में बर्थ हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्री मेच्योर बेबी। तो प्री मेच्योर बेबी क्या होगा, इसके अंदर जो सरफेक्टेंट है, नॉर्मली हमारे पास सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है 24th वीक और 35th वीक तक ये कंप्लीटली बन जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर प्री मेच्योर उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो सरफेक्टेंट हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे या उसकी डेफिशिएंसी होगी या इनफ नहीं होंगे कि वो एल्वियोलाई को ओपन रख सकें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है तो ये एक काज हो सकती है, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट बेबी है जो डिलीवर हुआ है सी सेक्शन के थ्रू। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सी सेक्शन के थ्रू जो बेबी डिलीवर होता है उसके अंदर जो सरफेक्टेंट है उसकी डेफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो मदर है उसने जब नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी करनी होती है तो उसके अंदर उस बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो मेंटेन करते हैं फीटस के अंदर सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन को। ठीक है, या सरफेक्टेंट की क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल अगर सी सेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर तो मदर के अंदर वो जो डिफरेंट स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे थे वो रिलीज ही नहीं होंगे। ठीक है, जब वो रिलीज नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा, सरफेक्टेंट जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है, अगर फॉर एग्जांपल जो मदर है उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि रूटीन वाइज हो सकती है, उसका इतना रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ना वो नहीं है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन अगर मदर को डायबिटीज़ है प्रॉपर जैसे होती है डायबिटीज़ मिलाइटस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ऐसा होगा कि इसके डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट थ्योरीज लिखी हुई हैं। वो ये है कि डायबिटीज़ ज़्यादा होगी ना तो जो हमारा ग्लूकोज लेवल है या ग्लूकोज हाई है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चला जाएगा। जब बेबी के अंदर जाएगा
तो हमारे पास बेबी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जो इंसुलिन की ज़्यादा प्रोडक्शन है वो इनहिबिट करती है सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को, ठीक है। इनहिबिट करेंगे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल जो बेबी है, सॉरी, हमने फोर्थ पॉइंट की तरफ जाना है। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, इसके अंदर वो है कि स्ट्रेसफुल जो है ना कंडीशन ना हो मदर के लिए, जो कि ऑलरेडी मैं सी सेक्शन के अंदर ईजिली प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मेन चीज़ें थी जो कि न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करा रही थी, ठीक है। फर्स्ट थिंग, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, सी सेक्शन हो सकता है और डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज़ के हवाले से डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखी हुई हैं, लेकिन मेनली जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये थ्योरी लिखी हुई है कि इंक्रीज इंसुलिन लेवल जो है वो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी करवा देता है, ठीक है, या प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होने देता, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे। फर्स्ट तो हम लोगों ने स्ट्रेस हार्मोन फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने हैं, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे तो उससे क्या होगा, सी सेक्शन से पहले देने हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उससे क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने से जो हमारे पास सर्फेक्टेंट है उसकी प्रोडक्शन सिंपली ज़्यादा हो जाएगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल जो एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट होते हैं या बेबी की जब डिलीवरी हो जाती है, सेकंड पॉइंट ये है कि हम सर्फेक्टेंट जो है उसको इंजेक्ट कर देते हैं आफ्टर द बर्थ। फॉर एग्जांपल एक बेबी की बर्थ हो जाती है, उसके बाद हम एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट जो है वो उसके सर्फेक्टेंट लेवल को मेंटेन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे पास पाकिस्तानी कम्युनिटी है या एशियन कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे सर्फेक्टेंट की इंजेक्शन बहुत ही कम होती है, ठीक है। मेनली ये हमारे पास यूरोप में होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं कि सर्फेक्टेंट को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते, बेबी किसी को भी ऑक्सीजन नहीं देनी होती है, आपने देनी होती है लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, या एक कह सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक किसी भी बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जाती है, तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उससे एक रिस्क तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अगर किसी भी बेबी को हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जाती है तो वो रेटिनोपैथी काज करवा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बेबी हमारे पास प्रेजेंट करता है क्लिनिक के अंदर, वो कहते हैं कि ये इसको नज़र कुछ नहीं आता, शुरू में तो ये बिल्कुल ठीक था लेकिन अभी इसको देखना बंद हो गया। तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है, हमने हिस्ट्री लेते हुए ये बात पूछनी है उससे, क्या इसको ऑक्सीजन तो नहीं लगवाई थी। उन्होंने कहना है हाँ ऑक्सीजन लगवाई थी, तो मतलब ये इसकी वजह से रेटिनोपैथी काज हुई है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकते हैं, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन की सप्लीमेंट ज़्यादा होने से या सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ज़्यादा देने से क्या हो सकता है, वो हो सकता है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया तो सॉरी वो होता है डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, ठीक है। तो क्या होता है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, ये एक सिंपल से कंसेप्ट थे ऑक्सीजन के ज़्यादा देने से। बट हमने एक पॉइंट मिस किया, वो क्या था, वो ये है कि हमने ट्रीटमेंट भी कर लिया, हमने उसके रिस्क फैक्टर भी देख लिए, हमने नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी भी देख ली, लेकिन इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोज करने के लिए हमारे पास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर होता है लायासिन स्विंगोमाइलिन, ठीक है। इसकी रेशो जो नॉर्मली होती है वो मोर देन 2 होती है। अगर मोर देन 2 हो, ये होता क्या है, ये चीज़ है लिसियाथीन स्विंगोमाइलिन, ये होता है, ठीक है। ये एक इसको सिंपली लिखते हैं L/S रेशियो। फॉर एग्जांपल L/S रेशियो जो है अगर मोर देन 2 है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स जो हैं स्पेशली USMLE जो है उसने लिखा हुआ है कि इसकी रेशियो जो है अगर 1.5 से कम लो हो जाए तो हमारे पास न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये हम निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उससे इसकी रेशियो निकालते हैं, ठीक है, लैब्स के अंदर।
कुछ बुक्स में उन्होंने लिखा है लेस देन 1 होगी तो हमारे पास न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी फॉर एग्जांपल एक चीज़ और है कि इसकी डायग्नोज हमने मेनली इस तरह करना है, जब हम एक टेस्ट और होता है, फॉर एग्जांपल जब एक्सरे करते हैं या हिस्टोलॉजिकली देखते हैं इसको न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को या NRDS को, तो इसके अंदर हम देखते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक है, ये हम देखते होते हैं NRDS के अंदर। ये हो गया हमारे पास डायग्नोस। ठीक है, ये 2 पॉइंट। एक जो स्पेसिफिकली एक पॉइंट और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास हाइपोक्सिया होगा, ऑफ कोर्स होगा। जब हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया कैन लीड टू PDA। हाइपोक्सिया जो है या कंटिन्यूसली परसिस्टेंट ऑक्सीजन जो लो लेवल है वो क्या करती है, हमारे पास PDA करवा सकती है। PDA का मतलब होता है परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, ये अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो हमारा आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो है एक कनेक्शन होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक कनेक्शन होता है। ये हम कार्डियोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे मजीद ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि जो PDA होता है वो एक अबनॉर्मल कनेक्शन होता है आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान आफ्टर द बर्थ, लेकिन बिफोर द बर्थ दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, तो ये थी हमारे पास NRDS। एक सिंपल और क्विक सा रिकैप करते हैं कि ये चीज़ क्या है। न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, इसके अंदर मेनली हमारे पास सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी टेंशन बढ़ती है, टेंशन के बढ़ने से हमारी कंप्लायंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के कोलैप्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। जब एल्वियोलाई कोलैप्स हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग आती है वो होती है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक हो गया। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास NRDS करवा सकती हैं, तो उसके अंदर प्री मेच्योर बेबी हो सकता है, C सेक्शन हो सकती है या डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं बल्कि डायबिटीज़। ठीक है, देन इसको डायग्नोज करने के लिए ये है कि लिसियाथीन स्विंगोमाइलिन का टेस्ट करवाया जाता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए किया जाता है। इसके अंदर जो हमारे पास नॉर्मल, लेकिन जो हमारे पास अगर लेस देन 1 होगी तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ NRDS। ठीक है, फिर हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने होते हैं या सर्फेक्टेंट जो एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट देना होता है। अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन थेरापी देते हैं तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के ज़्यादा लगाने से हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिनके अंदर रेटिनोपैथी आती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजेस हो सकते हैं और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट हाइपोक्सिया इसके अंदर हो रहा है तो हमारे पास रिस्क इंक्रीज कर देता है PDA का। PDA होता है परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। इसके अंदर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको ट्राई करूँगा कि आंसर कर दूँ। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।